गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 10th क्लास के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान की है। आज 12th वर्कशीट है आपकी और 3 तारीख की। सत्ता में साझेदारी अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिकली ये दो देशों के बारे में है, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। ठीक। सत्ता की साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। सत्ता का मतलब होता है शासन, इसमें किसको हिस्सा देना है किसको नहीं, ये लोकतंत्र हमारा जो है डिसाइड करता है। लोकतंत्र का काम क्या है? सत्ता में सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका देना। संसार के बहुधा समाज जैसे कि हम देख सकते हैं, उसमें जाति, रंग, भाषा आधार पे बटे हुए लोग होते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि सभी सामाजिक समूहों को सम्मान मिले। मतलब कि सभी अगर हमारे साथ रह रहे हैं तो सबको ये लगे कि हाँ, हम सारे के सारे बराबर है। ये ना लगे कि भाई हम तो छोटे हैं, ये बड़े हैं, इनके साथ अच्छा बिहेव हो रहा है, हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। ठीक। जैसा कि हम सत्ता के साझेदारी के परिणाम देखेंगे बेल्जियम में, उससे हमें पता चलेगा कि बेल्जियम ने अपने आप को किस तरीके से संभाला। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी जो है 1 करोड़ के थोड़ा सा अधिक है। देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा सा एरिया है और आबादी भी बहुत ही कम है। यहाँ की लेकिन जो जातीय बनावट है बहुत ही जटिल है। जटिल का मतलब टफ होती है। छोटा सा देश है लेकिन यहाँ पर आपस के जो लोग हैं उनमें डिफरेंसेस बहुत हैं। यहाँ पर 59% जो लोग हैं फ्लेमिश क्षेत्र में, जो कि डच भाषा बोलते हैं। ठीक है। और 40% लोग हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। और राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषी बोलते हैं। इससे हमें क्या नजर आ रहा है? इससे हमें नजर ये आ रहा है कि जो अल्पसंख्यक है वो फ्रेंच है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो अल्पसंख्यक है यानी कि जो संख्या में कम है वो लोग पावर में हैं। यानी कि जो संख्या जिनकी ज्यादा है, आप यहाँ देखिए 59% जो है डच बोलने वाले हैं, 40% जो है फ्रेंच बोलने वाले हैं। यहाँ पे डच बोलने वाले ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर भी पावर किसकी बढ़ रही है? फ्रेंच की। ठीक। बहुत जब जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी है, लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर के हम आगे देखते हैं कि जो शिक्षा का लाभ और आर्थिक विकास का लाभ जब डच भाषियों को नहीं मिलता तो वो इस चीज से नाराजगी जताने शुरू कर देते हैं। भाई अल्पसंख्यक है फ्रेंच, लेकिन इंपॉर्टेंस सारी उन्हीं के पास है, ज्यादा फायदा उन्हीं को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा बंदा तो लड़ेगा ही। मैं तो बहुत लड़ू इस मामले में। भाई हम भी आपके नागरिक है, तुम और वो भी नागरिक। अब यहाँ देखो, आपको नजर आ जाएगा, ये जो है ये डच है, ये फ्रेंच है, ये जर्मन बोलने वाले हैं। अगर देखा जाए तो 59 जो है डच है, तो बोलबाला तो इन्हीं का होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि फ्रेंच का बोलबाला है। ये आपको मैप दिखाया गया है, बेल्जियम का बहुत छोटा सा एरिया है। ठीक। जब इस तरीके का थोड़ा सा मिसमैनेज होता है, एक को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने लग जाती है, तो तनाव बढ़ने लग जाता है। 1950 से 1960 के टाइम में यही हुआ। फ्रेंच और डच भाषा वालों में आपस में तनाव होने लगा। अब मम्मी आपको पिज्ज़ा का ये भी बड़ा हिस्सा दे, आपके भाई को छोटा हिस्सा दे, तो आप जो है आपसे आपका भाई लड़ेगा नहीं? क्या लड़ेगा? तो यहाँ पर हम सब भाई बहन ही आपस में, तो हम आपस में जो जनता थी उनमें तनाव होना शुरू हो गया। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, लेकिन राजधानी में हम देखते हैं कि डच कम थे, सॉरी डच ज्यादा थे और फ्रेंच कम थे। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि फ्रेंच जो है ओवरऑल देखा जाए तो 40% है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक है उसका ज्यादा ही यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि उनके हाथ में ज्यादा पावर है। लेकिन बेल्जियम ने अपने जो है ये सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि भाई झगड़ा रहेगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो उन्होंने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसीलिए कर दिए ताकि जो लोग देश में रह रहे हैं, जो डच वाले लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग देश में रह रहे हैं, उन्हें ये ना लगे कि वो कहीं बेगाने से हो गए हैं और सभी मिलजुल करके रह सके। तो बेल्जियम ने टकराव को रोकने के लिए एक कदम उठाए थे। पहला कदम, एक तो इन्होंने भाषा को सेम रख दिया, मतलब फ्रेंच भाषी जो मंत्री हैं उतने ही डच भाषा मंत्री भी होंगे। बहुत बढ़िया काम करा कि दोनों को बराबरी का हिस्सा दिया। ठीक। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकार को दी गई। यानी कि क्षेत्र में जो क्षेत्र है उसके आधार पर शक्तियों को बांटा गया। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में डच ज्यादा रह रहे हैं तो किसी में फ्रेंच ज्यादा रह रहे हैं तो फ्रेंच वालों को पावर दे दी गई या डच वालों को पावर दे दी गई। नहीं, वो इस एरिया के अकॉर्डिंग शक्तियां बांटी गई। और
ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इनमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। जब देखते हैं ना बराबर चीज है तो हम लड़ना बंद कर देते हैं, तुम भी बराबर हम भी बराबर, लड़ाई होगी किस बात की। सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा ही होता है। इस भाषा के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा के संबंधी शक्तियां होती हैं। यानी कि एक ग्रुप का निर्माण किया गया जिसका काम था लोगों के संस्कारों को बढ़ाना, लैंग्वेज को बढ़ाना, लोगों में शांति स्थापित करना। ये कहा गया कि अगर आप प्रताड़ित हो रखे हो, पहले अगर आप पीड़ित थे तो आप इनको माफ कर दीजिए, और जो प्रताड़ित कर रहे थे तो भाई आप सुधर जाइए। तो ओवरऑल एक माहौल बन गया जिसमें डच और फ्रेंच दोनों को ही बराबरी का अधिकार दिया गया, जिससे कि बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। ठीक, अब बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में थे? अगर आपसे पूछा जाए, अभी हमने देखा कि बहुसंख्या किस किस की है, कहीं पर हमें कोई नजर आ रहा है, कहीं पे कोई नजर आ रहा है। तो बेल्जियम में हमें किसकी संख्या नजर आ रही है? तो हमें डच की संख्या ज्यादा नजर आ रही है, बहुसंख्या है। डच की संख्या ज्यादा है लेकिन पावर में फ्रेंच थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया हुआ कदम नहीं है? तो देखते हैं। शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को दी गई, सही बात है। सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की गई, गलत। सामुदायिक सरकार का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। सामुदायिक सरकार बनाई गई थी, ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई थी। तो हमारा इसमें क्या आता है? सी, सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति। चलिए, हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।